देखिए ये लॉस ऑफ मोशन का मैंने रिवीजन कराया थ्रू क्वेश्चंस। थ्योरी बेटे मैं नहीं पढ़ा सकता, इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं कि हम क्लास की थ्योरी डिस्कस करें। इस वक्त तो मैं बस क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं और ये मान के रिवाइज करा रहा हूं कि थ्योरी आपने पढ़ ली है, आपने प्रॉपरली प्रिपरेशन कर ली है, तो क्लास के जो नोट्स हैं उसकी थ्योरी आपने पढ़ रखी है। उस थ्योरी के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पास्ट में वो मैंने रिवाइज करा है। ठीक है, जितने क्वेश्चन मुझे लगा कैटेगरी वाइज जरूरी है रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर से, वो मैंने रिवाइज करा दी। मैंने आपसे कहा था मैं 99% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लूंगा, क्योंकि मेरा काम है क्वेश्चन की कैटेगरी रिवाइज कराना, और ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर कैटेगरी प्रेजेंट है, तो मैंने उन्हीं को रिवाइज कराया है। ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि कुछ कैटेगरी मिसिंग है तब मैं आपको अलग से एक दो क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन इस चैप्टर में तो जितनी कैटेगरीज रिवीजन के लिए जरूरी थी सब प्रीवियस ईयर में थी, तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए सब प्रीवियस ईयर में बेटे आ चुके हैं सब। ए मास 1 kg is thrown up with velocity 100 मीटर पर सेकेंड। हमने एक मास लिया है 1 kg का, ऐसे उसको मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। आपको पता हवा में फेंका है तो हवा में एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब आपने ऊपर फेंका, वेलोसिटी 100 से जी नीचे लगेगा, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा नहीं कम करेगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी। आगे, आफ्टर 5 सेकेंड इट एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट। 5 सेकेंड बाद ये फट जाएगा। अब पहले चेक करो 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इसका मास 1 kg है और इसकी वेलोसिटी लेटेस्ट से कितनी हो जाएगी, v। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 100, अपवर्ड है प्लस लेना, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है नेगेटिव लेना, जी की वैल्यू 10 लेना, और डेल्टा टी 5 सेकेंड। तो यहां से देखो कितनी स्पीड आ गई 50। 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 50। अब ये ब्लास्ट करेगा। अब ब्लास्टिंग होती है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो ब्लास्टिंग की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व्ड। इनिशियल मोमेंटम बिफोर ब्लास्टिंग शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर ब्लास्टिंग। अब ब्लास्टिंग से पहले मास 1 है और वेलोसिटी 50 है, जे कैप पॉजिटिव है ब्लास्टिंग से पहले। ब्लास्टिंग के बाद चलो आगे पढ़ते हैं। इट एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट्स, 1 पार्ट हैज मास 400 ग्राम, कम्स डाउन विद वेलोसिटी 25। इसके जो 2 टुकड़े हुए उसमें से एक टुकड़ा 400 ग्राम का निकला जो नीचे की तरफ मूव कर रहा था 25 से। इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, मास 0.4 kg, वेलोसिटी -25 जे कैप प्लस। अगर एक टुकड़ा 400 ग्राम का है और टोटल 1 kg था, तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा 0.6 kg का, उसकी वेलोसिटी पता नहीं। ठीक है, क्या आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, पूछ रहा है कि जो अदर पार्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v की वैल्यू पूछ रहा है, अभी निकालते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म कितना आ गया बेटे 50 जे कैप, 0.4 इंटू 25 10, तो -10 जे कैप प्लस 0.6 वी कैप, -10 को इधर ऐड कर दीजिए आएगा 60 जे कैप, 0.6 वी कैप, 0.6 को इधर डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो v आएगा आपका 60 डिवाइड बाई 0.6 इंटू जे कैप, ये आ गया 100 जे कैप। 100 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई करेगा और प्लस जे कैप का मतलब अपवर्ड जाएगा, तो आपका जो दूसरा पार्टिकल है 0.6 kg का वो 100 से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करेगा, 100 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड। तो आंसर क्या हो गया बेटे, ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सैटेलाइट का क्वेश्चन है और सही से पढ़ेंगे तो वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन है। ए सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट द रेट dm by dt इक्वल्स टू अल्फा v। हमारे पास एक सैटेलाइट है, लेट अस से मास m एरा, फोर्स फ्री स्पेस में चल रही है, बाहर से उस सैटेलाइट पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, एक्सटर्नल फोर्स 0 है सैटेलाइट, लिखा है ना
ए सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस, हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, स्वीप स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट, और जब ये सैटेलाइट चल रही है तो रास्ते में जो गंदगी पड़ी है वो इसको इकट्ठा करते जा रही है। जो स्पेस में गंदगी पड़ी है ना, स्टेशनरी डस्ट पार्टिकल, जो हवा में स्टेशनरी धूल मट्टी है, ये उसको इकट्ठा कर रही है। ये धूल मट्टी आकर इस पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं ऐसे, और जैसे जैसे धूल मट्टी आके इस पर एक्यूमुलेट होंगे सैटेलाइट का मास इंक्रीज होगा। लिखा है ना dm/dt = अल्फा। हर सेकंड में इसका मास अल्फा v टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक, आगे लिखते हैं वेयर m इज मास एंड v इज स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, द एक्सेलेरेशन ऑफ सैटेलाइट इज, बताइए इस सैटेलाइट का एक्सेलेरेशन क्या है। तो देखिए हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, v स्पीड से मूव कर रही है, एक ऐसे स्पेस में मूव कर रही जहां बाहर से कोई फोर्स नहीं। जब ये मूव कर रही है तो रास्ते के जो स्टेशनरी डस्ट पार्टिकल है इसको इकट्ठा करते जा रही है। अब गंदगी जैसे जैसे सैटेलाइट पे जमा होगी, सैटेलाइट का मास धीरे धीरे इंक्रीज होगा, हर सेकंड इतना मास इंक्रीज हो जाता है। अब वो पूछ रहा है कि बताइए ऐसे सैटेलाइट का एक्सेलेरेशन क्या होगा। देखिए क्योंकि यहां मास इंक्रीज हो रहा है तो ये एक वेरिएबल मास सिस्टम है, और वेरिएबल मास सिस्टम का जनरल फॉर्मूला ये होता है जो हम क्लास में पढ़ते हैं। जब भी किसी का मास वेरिएबल हो, फिर चाहे वो रॉकेट हो, सैटेलाइट हो या कुछ और हो, उसका फॉर्मूला ये होता है। ये सैटेलाइट का मास m, एक्सेलेरेशन निकालना है। सैटेलाइट फोर्स फ्री स्पेस में चल रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वी रिलेटिव क्या होता है सर? वी रिलेटिव का मतलब क्लास में पढ़ाया था, ये उस मास की वेलोसिटी होती है जो आपके सिस्टम में ऐड हो रही है। जैसे यहां पर डस्ट पार्टिकल सैटेलाइट में ऐड हो रहे हैं, हाँ ये उसी की वेलोसिटी। किसके रिलेटिव? ग्राउंड के रिलेटिव नहीं, उस सिस्टम के रिलेटिव जिसमें वो मास ऐड हो रहा है। देखिए वी रिलेटिव का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मास एडेड और रिमूव विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम इन विच मास इज एडेड और रिमूव। जब मास वेरिएबल होता है तो मास वेरिएबल होता कैसे है? कोई मास वेरिएबल कब होगा? जब लगातार उसमें बाहर से कोई चीज ऐड हो रही हो तब वेरिएबल होगा, या लगातार उसमें से कुछ चीज निकलकर बाहर जा रही हो तब वेरिएबल होगा। हाँ, तो मास वेरिएबल तभी होगा जब लगातार बाहर से कुछ ऐड हो रहा होगा या अंदर से कुछ निकल रहा होगा। अब जो चीज ऐड या रिमूव हो हमें उसकी वेलोसिटी देखनी है, लेकिन किसके रिलेटिव देखनी है? अपने सिस्टम के रिलेटिव। अब बताओ यहां पर क्या ऐड हुआ है? डस्ट पार्टिकल ऐड हुए हैं। हाँ, तो यहां पर हमें वेलोसिटी ऑफ डस्ट पार्टिकल देखनी है। किसके रिलेटिव? डस्ट पार्टिकल सैटेलाइट में ऐड हुए हैं, सैटेलाइट के रिलेटिव देखनी है। dm/dt की वैल्यू दे रखी है अल्फा v। ठीक है, तो यहां से ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब मुझे अगर वेलोसिटी ऑफ डस्ट रिलेटिव टू सैटेलाइट पता लग जाए तो मैं रख के अपना आंसर निकाल सकता हूं। तो पहले वही निकालता हूं। कैसे? यहां से निकालूंगा। वेलोसिटी ऑफ डस्ट विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ डस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। लिखा है ए सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप स्टेशनरी डस्ट। आपका डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे था तो डस्ट की वेलोसिटी तो 0 हो गई, और सैटेलाइट की स्पीड कितनी है? v। v इज स्पीड ऑफ सैटेलाइट, वो v हो गई। तो बताओ ये कितनी वैल्यू आ गई? -v। इसको पुट कर दीजिए -v। ma इक्वल्स टू -v इंटू अल्फा v। अब m को उधर ले जाइए तो बेटे a कितना आ गया? क्या आ गया? -α_v²/m। -v इंटू अल्फा क्या हो गया? -α_v²। मास को नीचे ले जाइए, इतना एक्सेलेरेशन आएगा आपकी सैटेलाइट का। माइनस क्या रिप्रेजेंट करा? रिटार्डेशन। आपकी सैटेलाइट रिटार्ड हो रही है, जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल उस पर जमा हो रहे हैं उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। माइनस सिर्फ इसका रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करेगा। आंसर कितना आ गया बेटे?
माइनस अल्फा वी स्क्वायर अपॉन एन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए प्लैंक विद बॉक्स ऑन इट। ये प्लैंक है बेटा ये, और इसके ऊपर ये एक बॉक्स रखा है ये, ठीक है, इस तरह से। ए प्लैंक विद बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड। ये प्लैंक जो है बेटे, ये पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल था और ऐसे ब्लॉक रखा था, ऐसे ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एंड के अबाउट दूसरे एंड को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं इस तरह से, ताकि ये इंक्लाइन हो सके ऐसे, मतलब थीटा को लगातार मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। आगे लिखा है एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल रीच 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग। और जब आप इस प्लैंक को बॉक्स ऊपर रख के ग्रेजुअली रेस कर रहे थे, एंगल इंक्रीज कर रहे थे, तो 30 डिग्री पर ये ब्लॉक स्लाइड करने लगा। ये जो ब्लॉक से आपका ये ऐसे स्लाइड कर रहा है 30 डिग्री पर। अब क्लास की थ्योरी में पढ़ते हैं कि जिस एंगल ऑफ इंक्लाइन पे बॉडी स्लिप करना शुरू कर दे उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, और एंगल ऑफ रिपोज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। अब 30 डिग्री पे स्लिप करना शुरू हुआ है तो एंगल ऑफ रिपोज 30 हो गया। tan 30 होता है 1/√3। अब यहां से म्यू एस निकालेंगे तो नियरली 0.58 आएगी, अप्रोक्सीमेटली 0.6। तो म्यू एस अप्रोक्सीमेटली 0.6 है। आगे पढ़ते हैं। द बॉक्स स्टार्ट टू स्लाइड एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। और जब स्लिप करना शुरू कर दिया तो 4 सेकेंड में 4 मीटर वो स्लिप कर गया, ठीक है। आगे द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड प्लैंक विल बी। बताइए म्यू एस और म्यू के की वैल्यू कितनी है। सर म्यू एस तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ये क्लास की थ्योरी है कि अगर किसी इंक्लाइन का एंगल धीरे धीरे इंक्रीज किया जाए तो जिस एंगल पर बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दे उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो म्यू एस तो ऐसे ही आ गया नियरली 0.6। अब म्यू के सॉल्व कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, आपको पता है म्यू एस 0.6 आ गया और म्यू के जो होता है वो म्यू एस से छोटा होता है। तो ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें म्यू एस 0.6 है और म्यू के उससे छोटी वैल्यू आती है। पहली बात उसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, पहले उसने म्यू एस पूछा है। जरा बताओ पहले आंसर में 0.6 कितने ऑप्शन में है, एक तो यहां है एक यहां है, यहां तो 0.4 दिया है, यहां 0.5 नहीं, हमारा म्यू एस 0.58 है, नियर टू 0.6 है। तो क्या तो बी आंसर होगा या सी। बी में म्यू के भी 0.6 दे दिया, नहीं म्यू के जो होता है म्यू एस से कम होता है। सी में म्यू के दिया 0.5, म्यू एस से कम, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो म्यू के निकालने की कोई जरूरत नहीं है। म्यू एस पता लग गया, म्यू के जब भी आता है म्यू एस से हल्का सा कम आता है। तो एक ही ऑप्शन तो है जिसमें म्यू एस 0.6 है और म्यू के उससे हल्का सा कम है, तो बिना सॉल्व के म्यू के बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई सॉल्व करना ही चाहे तो कोई नहीं, डाटा दिए हैं, उसने बताया कि आपकी बॉडी 4 मीटर स्लाइड करेगी 4 सेकंड में। तो बेटे यहां से आप सेकंड इक्वेशन लगा दें, डिस्टेंस 4 मीटर चलेगी, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलेरेशन पता नहीं 4 सेकंड में चलेगी। तो यहां से ए निकल गया 0.5 एक्सेलेरेशन से वो स्लाइड करेगी। और क्लास में पढ़ते हैं कि जब कोई बॉडी किसी रफ इंक्लाइन पे डाउन द इंक्लाइन स्लिप करती है तो उसका एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड। अब ये 0.5 के बराबर आ गया। हमने सेकेंड इक्वेशन से ए निकाल लिया और जो ए निकाला उसका हमारे पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अब g10 कॉमन ले लो, यह आएगा 30 माइनस म्यू के cos 30 और ये आ गया 0.5। अब आप देखो सब कुछ अवेलेबल है म्यू के निकालना। अब आप सॉल्व करके देखो तो म्यू के अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास आता है। मगर ये मैंने मेथड बता दिया, इसकी जरूरत नहीं है। म्यू एस 0.6 आ गया था, ये अंडरस्टूड है कि म्यू के जो आता है म्यू एस से स्लाइटली कम आता है। एक ही तो ऑप्शन ऐसा है जिसमें म्यू एस 0.6 है और म्यू के उससे हल्का सा कम है। तो ऑप्शन देख के भी बात बन जाएगी,
सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मेथड मैंने बता दिया, इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स का मिक्सचर है। क्वेश्चन में लिखा है द अपर हाफ ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल लोअर हाफ ऑफ इंक्लाइन इज रफ। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये कितने एंगल का, थीटा। लिखा है कि जो अपर हाफ है, ऊपर का आधा डिस्टेंस, ये स्मूथ है, और जो लोअर हाफ है ये रफ है। इस तरह से अपर हाफ स्मूथ, लोअर हाफ रफ है। आगे, ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन। एक ब्लॉक ने रेस्ट से चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। अब जब वो टॉप से चलना शुरू करेगा तो शुरुआत में तो स्मूथ इंक्लाइन है, स्मूथ इंक्लाइन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा। वो जी साइन थीटा से एक्सेलेरेट होगा और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेट अस से यहां तक कितनी वेलोसिटी आ गई, v। अब वो रफ इंक्लाइन में एंटर होगा। रफ इंक्लाइन में एक्सेलरेशन बदल जाता है। रफ इंक्लाइन में एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। आगे पढ़ते हैं। ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम। एक ब्लॉक ने टॉप ऑफ द इंक्लाइन से रेस्ट से शुरुआत की, और जब वो बॉटम पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो गई, 0 हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है, होगा, बीच में एक्सेलरेशन चेंज हुआ है। आधे टाइम एक्सेलरेशन स्मूथ इंक्लाइन का था, आधे टाइम रफ का। एक्सेलरेशन चेंज हुआ है तो हो सकता है आधे टाइम वो एक्सेलेरेट हुआ हो, आधे टाइम वो रिटार्ड हुआ हो, पॉसिबल है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड लोअर हाफ इज, पूछ रहा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है। देखिए पहले अपर हाफ की बात करते हैं, और अपर हाफ पर हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अपर हाफ ये है, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल v है, फाइनल v इनिशियल 0, एक्सेलरेशन g साइन थीटा है, और डिस्टेंस कितना चला है, s/2। तो यहां से v स्क्वायर आ गया gs इंटू साइन थीटा, दैट बिकम्स इक्वेशन 1। मैंने अपर हाफ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। अब मैं लोअर हाफ पे थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं लोअर हाफ पे थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं बेटे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लोअर हाफ पे लगा रहा हूं। अब चेक करो लोअर हाफ में इनिशियल फाइनल क्या है। लोअर हाफ में इनिशियल स्पीड v है और फाइनल स्पीड है 0। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड v। एक्सेलरेशन कितना है बेटा लोअर हाफ में, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, और डिस्टेंस s/2, 0। v स्क्वायर की वैल्यू तुमने अभी निकाली थी इक्वेशन 1 में, वो आई थी gs साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन, 2 से 2 कैंसिल करो। अब s को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, gs साइन थीटा माइनस म्यू के gs कॉस थीटा। ये इस नेगेटिव टर्म को इधर 0 के साइड ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा म्यू के gs कॉस थीटा, और ये दो टर्म ऐड कर दो, ये आ जाएगा 2gs साइन थीटा। gs से gs कैंसल, कॉस को इधर ले जाओ तो म्यू के आ गया 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन बाई कॉस 10 होता है बेटे, तो आंसर आ गया 2 tan थीटा। तो म्यू के की वैल्यू बेटा 2 tan थीटा के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन ए है हमारे पास, इसमें हो जाएगा, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है ए कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद एट ए कांस्टेंट स्पीड 2। ये कन्वेयर बेल्ट है जो मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ए बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को ड्रॉप कर दिया है धीरे से। धीरे से का मतलब इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 0। जेंटली का मतलब धीरे से। हमने एक बॉक्स को धीरे से बेल्ट के ऊपर ड्रॉप कर दिया है। बॉक्स की इनिशियल स्पीड 0 थी। बॉक्स की इनिशियल स्पीड 0 थी, बेल्ट तो चल रही थी। बेल्ट क्योंकि आगे चल रही थी तो बेल्ट पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बेल्ट पे पीछे लगेगा तो ब्लॉक पे आगे लगेगा, ऐसे इस तरह से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 0.5. डिस्टेंस दैट बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट. पूछ रहा है बॉक्स बेल्ट के रिलेटिव कितना डिस्टेंस मूव करेगा इससे पहले कि आपका बॉक्स बेल्ट के रेस्पेक्ट में रुक जाए. देखिए सबसे पहले तो बॉक्स का एफबीडी बनाते हैं. बॉक्स पे नीचे एमजी लगेगा, बेल्ट कांटेक्ट में ऊपर नॉर्मल लगेगा और आप देख सकते हैं बॉक्स पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, बॉक्स पे नीचे एमजी लगेगा. बेल्ट के कांटेक्ट में है तो बेल्ट इसे ऊपर की तरफ नॉर्मल देगी और मैंने बताया था अभी फ्रिक्शन कहां लगेगा इस पे आगे. वाई में सेकंड लॉ लगाए, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई. ऊपर नॉर्मल है नीचे एम जी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन 0. वाई में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो एन की वैल्यू आ गई एम जी. सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स. एक्स में फ्रिक्शन आगे की तरफ है, कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन न्यू के एन. मास एक्सेलेरेशन पता नहीं मगर एक्स में एक्सेलेरेशन होगा उसके पास. म्यू के 0.5 दे रखा है, एन तुमने भी निकाला है एम जी के बराबर है, जी 10 होता है तो यहां से ए की वैल्यू आ गई 5. तो मैंने पहले बॉक्स का एफबीडी बनाया, सेकंड लॉ लगाया एक बार वाई में और एक बार एक्स में, तो मुझे पता लग गया कि बॉक्स के पास एक्सेलेरेशन कितना है. ठीक है, अब फिलहाल मैंने एक्सेलेरेशन निकाल लिया किसका, बॉक्स का. अब प्रॉब्लम है मुझे एक्सेलेरेशन, मुझे डिस्टेंस चाहिए, वो भी डिस्टेंस रिलेटिव टू ग्राउंड नहीं चाहिए, डिस्टेंस रिलेटिव टू बेल्ट चाहिए, बेल्ट के रिलेटिव चाहिए. मिल जाएगा. उसके लिए फिर आपको हर चीज बेल्ट के रिलेटिव कन्वर्ट करनी होगी. एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स आपको बेल्ट के रिलेटिव चाहिए होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स रिलेटिव टू बेल्ट चाहिए होगा. हर चीज रिलेटिव टू बेल्ट होगी तो आंसर भी रिलेटिव टू बेल्ट आएगा. एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स रिलेटिव टू बेल्ट को लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बेल्ट. बॉक्स का एक्सेलेरेशन तुमने अभी निकाला है 5 और बेल्ट के बारे में लिखा है बेल्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलेरेशन नहीं था उसके पास तो ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन 5 आ गया. इसे लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट. आपने बॉक्स को जेंटली रखा था, धीरे से, बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी मगर बेल्ट आपकी मूव कर रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से. अब आप एक काम करें, अब आप थर्ड इक्वेशन लगा दें बेटा, ये आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. उसने लिखा है डिस्टेंस तब तक बताओ जब तक बॉक्स बेल्ट के रिलेटिव रेस्ट पे ना आ जाए. तो फाइनली बॉक्स की वेलोसिटी बेल्ट के रिलेटिव 0 हो जाएगी. इनिशियली बॉक्स की वेलोसिटी बेल्ट के रिलेटिव -2 है, एक्सेलेरेशन 5 है इंटू एस, ये आ गया 0 4 +10 इंटू एस, यहां से 4 इधर ले जाओ, -4 इक्वल्स टू 10s, तो s आ गया -0.4 मीटर. माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि बेल्ट के रिलेटिव आपका बॉक्स जो है आगे नहीं बैकवर्ड जाएगा, मतलब बेल्ट के रिलेटिव बॉक्स जो है पीछे की तरफ गया होगा. इसका मतलब ये नहीं कि बॉक्स पीछे गया होगा, बॉक्स आगे गया होगा. रिलेटिव टू ग्राउंड बॉक्स आगे गया है मगर रिलेटिव टू बेल्ट बॉक्स पीछे गया, मतलब जितना बेल्ट आगे गई है उसके रिलेटिवली वो पीछे चला गया है. अगर मैं बेल्ट पे खड़े होके देखूं तो मुझे ब्लॉक पीछे की तरफ जाते नजर आएगा. कितने डिस्टेंस, 0.4 मीटर, और मुझे बेल्ट के रिलेटिव ही बताना था तो बेल्ट के रिलेटिव बॉक्स 0.4 मीटर जाएगा. उसने वैल्यू पूछी है, अगर डायरेक्शन पूछता तो मैं बताता बैकवर्ड जाएगा.